चलिए देखिए इधर, छोड़िए उसे। ग्राम एटॉमिक मास, ये टॉपिक है बाबू, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को हिंदी में हम लोग कहते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अब कहा जाता है यहां पर कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता है कि आपके पास कोई एलिमेंट होता है और वो एलिमेंट अगर अलोन रहता है, अकेला रहता है, तो उस एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, एटम। अब आपको पता है कि किसी भी एटम में यहाँ पर जो नीचे में उपस्थित होता है इसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और ऊपर में जो उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। सपोज दैट एटॉमिक मास को हम लोग यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर को परमाणु संख्या कहते हैं। यहाँ पर परमाणु संख्या का काम ज्यादा नहीं होता है इस चैप्टर में। सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ता है वो किसका जरूरत होता है, एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास किसी परमाणु का, यानी किसी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, या तो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राम में या तो फिर AMU में। AMU जो आपके पास होते हैं इसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी कि इसका पूरा नाम होते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब देखा जाए इस ग्राम को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, G से। यानी कि अगर आपके पास ग्राम की बात किया जाए तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G से। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि जितने भी आपके पास एटम होते हैं, टोटल एटम की जो संख्या हमारे पास है, ये टोटल एलिमेंट की जो संख्या है वो अभी तक के टोटल एलिमेंट कितना है, 118 एलिमेंट है। अब टोटल 118 अलग अलग एलिमेंट होते हैं तो अलग अलग इनका एटॉमिक मास भी होगा। अब जब इनका एटॉमिक मास अलग अलग होंगे तो जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है वही आपका ग्राम परमाणु द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है। जैसे सपोज डैट मान लिया जाए कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक होता है, तो इसको हम या तो ग्राम में लिख सकते हैं या तो क्या चीज में, AMU में लिख सकते हैं। अगर आपके पास सोडियम हो तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, यानी कि इसको हम 23 ग्राम भी लिख सकते हैं या तो AMU भी लिख सकते हैं। जैसे कार्बन 14 होता है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 यानी कि 12 ग्राम, या तो फिर क्या चीज हम लिख सकते हैं, AMU। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 ग्राम या AMU लिख सकते हैं। फिर कैल्शियम आपके पास होते हैं तो कैल्शियम का बिदुनी 40 होता है। फिर आपके पास पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35 होता है। ये सभी आपके पास क्या चीज है, एटॉमिक वेट लिखा होता है। तो इसको आप चाहे तो AMU में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो फिर आप क्या चीज में, ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास को हमेशा या तो ग्राम में सूचित किया जाता है या तो एटॉमिक मास यूनिट से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद आता है ग्राम एटॉमिक मास के बाद एक मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास को आणविक द्रव्यमान, यानी अणु का द्रव्यमान, जिसको एक नाम से और बोला जाता है कंपाउंड मास। यानी कि मॉलिक्यूलर मास को किस नाम से जानते हैं, कंपाउंड मास के नाम से जानते हैं। कोई यौगिक आपके पास दिया हुआ रहता है H2SO4, अब कहता है कि H2SO4 का वजन कितना होगा, टोटल उसमें हाइड्रोजन के संख्या के अनुसार वजन, ऑक्सीजन का वजन और आपके पास SO4 का वजन, यानी जितना जो एलिमेंट उसमें उपस्थित होते हैं सभी एलिमेंट का वजन जोड़ करके वहां पर एक मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया जाता है, जिस जो कंपाउंड आपके पास दिए हुए रहते हैं उसका। तो इसके बाद वही टॉपिक पे आते हैं। चलिए पहले इसको उतार लीजिए। मॉलिक्यूलर मास is known as mass of molecule
mass of molecule and compound यानी कि अणु तथा यौगिक का द्रव्यमान या भार को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान कहते हैं। देखिए यहां पर जरा सा एकदम बेसिक से समझिएगा। आपको पता है कि मॉलिक्यूल का मास बोला है ब्रदर, यानी कि मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? अणु। अब अणु आप जानते हैं कि A2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब अगर आपके पास यहां पर लिखा हुआ है H2 Cl2 P4 N2 O2 ... etc। इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रकार का मॉलिक्यूल आपके पास है। इस मॉलिक्यूल का अगर हम वेट निकाल देंगे तो इसका ये मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अगर मान लिया जाए कि अगर आपके पास कहता कि हाइड्रोजन, इसका मास बताइए 1 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास है कि ग्राम एटॉमिक मास है? ग्राम एटॉमिक मास है, यानी कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटॉमिक मास हो गए, क्योंकि यहाँ पर एटम के रूप में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल बोला है तो मॉलिक्यूल का मतलब कि जब एक ही प्रकार के 2 या 2 से अधिक प्राणी नजर आए या एलिमेंट नजर आए, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का बताइए, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार या परमाणु मास कितना होता है? 1। इसका संख्या कितना दिया हुआ है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो गया? 2। यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना? 2 ग्राम या 2 AMU। अब देखिए ज्यादातर इसको हम ग्राम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखा जाए, एक क्लोरीन का जो वैल्यू होता है एटॉमिक मास का, वो 35 होता है। तो बताइए कि 35 1 क्लोरीन का है तो 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 70। यानी Cl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना? 70 ग्राम। अब बताइए फास्फोरस आपके पास है, एक फास्फोरस का 31 होता है तो 4 फास्फोरस का कितना हो जाएगा? 4 × 12 124 ग्राम। कोई दिक्कत? N2 की बात कर रहा है, एक नाइट्रोजन का कितना? 14, तो 2 नाइट्रोजन का 28 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना? 32 ग्राम। तो ये सभी जो आप ग्राम यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी ग्राम क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर मास का। यानी कि मॉलिक्यूल के मास को बताना ही मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूल या कंपाउंड में उपस्थित सभी तत्वों का परमाणु भार अलग अलग लिखते हैं और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? जितना संख्या दिया हुआ रहता है उससे गुना कर देते हैं, तो आपका निकल जाता है मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए यहां पर आपके पास दिया हुआ है कंपाउंड। अब कंपाउंड कहने का मतलब होता है क्या चीज? यौगिक। यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के एलिमेंट उपस्थित होते हैं। जैसे मान लिया जाए एक A है और एक B है। कंपाउंड को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? AB से। सपोज डेट मान लेते हैं भैया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर आपके पास दिया हुआ है H2SO4, फिर आपके पास दिया हुआ है NaCl, फिर आपके पास दिया हुआ है HNO3, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपके पास NH3। ये सभी एक प्रकार का मॉलिक्यूल के रूप में होता है, कंपाउंड के रूप में होता है। अब यहां पर देखते हैं जितना जिसका एटॉमिक भार होता है
उसको हम लोग लिख करके उसके संख्या से गुना करते हैं, प्लस उसका गुना प्लस उसका गुना, और दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, आपका मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं। अब देखिए, ये हाइड्रोजन HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का तुमसे कोई पूछ दे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, आणविक द्रव्यमान क्या होंगे, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। तो यहाँ पर जितना आपको नजर आ रहा है ये सभी आपका क्या चीज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसको हम आणविक सूत्र कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? आणविक सूत्र कहते हैं। और आणविक सूत्र से आपका क्या निष्कर्षण निकलता है? मॉलिक्यूलर मास का। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आणविक द्रव्यमान निकलेगा। अब देखिए, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान पूछा है। देखिए, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? एक मल्टीप्लाई हाइड्रोजन की संख्या कितना? एक, प्लस एक क्लोरीन जो है आपके पास, इसका होता है 35, और क्लोरीन की संख्या कितना है? एक मल्टीप्लाई 1। एक में एक से गुणा करेंगे एक, प्लस 35 में एक से गुणा करेंगे 35, 35 और एक के 36, यानी HCl कितना ग्राम में उपस्थित है? 36 ग्राम में उपस्थित है। कोई दिक्कत? इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। अब देखिए, यहां पर दिया हुआ है H2SO4, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड दिए हुए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड खुद एक प्रकार का कंपाउंड या मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल हमारे पास है, कंपाउंड हमारे पास है। तो कंपाउंड में कहा जाता है कि यहां पर एलिमेंट उपस्थित है। देख लीजिए, एक हाइड्रोजन है मल्टीप्लाई 2, यानी एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक होता है, परमाणु संख्या भी एक होता है, लेकिन परमाणु संख्या से काम हम लोग नहीं करेंगे, परमाणु भार से काम करेंगे। तो एक मल्टीप्लाई 2 हाइड्रोजन का काम क्रिया कर दिए। अब देखिए, एक हाइड्रोजन जाति का है, एक कौन जाति का? सल्फर। तो इसके बीच में गुना नहीं करेंगे, क्या करेंगे? प्लस। सल्फर का 32 होता है मल्टीप्लाई 1, क्योंकि सल्फर की संख्या एक गुना है। अब ऑक्सीजन पर आते हैं, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई 4। अब जिसको जोड़िए, 2 प्लस 32 और प्लस 64, जोड़ करके कितना आएगा? 4 2 6 2 8, 6 3 9, कितना ग्राम? 98 ग्राम। यानी कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना ग्राम? 98। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से अगर आपको NaCl का कहे तो निकाल लीजिएगा। सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का 35, कितना निकल के आएगा? 58 ग्राम। कोई दिक्कत? CO2 का निकालने के लिए बोलेगा तो कार्बन का 12 मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई 2। बताइए, 12 प्लस 32 बराबर 44। कोई दिक्कत? मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सीख गए। मॉलिक्यूलर मास में सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। समझ गए? तो ग्राम एटॉमिक मास के मदद से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब जरा समझिए इसको। मुख्य रूप से कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर मास इज डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास, यानी कि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सबसे पहले आपको एटॉमिक मास याद करना होगा। जब तक आप एटॉमिक मास याद नहीं कीजिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हीलियम का कितना होता है, डॉट 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 कम से कम 30 तक आपको एटॉमिक वेट याद करना ही पड़ेगा। तब मोल कंसेप्ट चैप्टर में बहुत कुछ समझिएगा, नहीं तो फिर आपको न्यूमेरिकल बनने का कोई उपाय नहीं है।
इसलिए कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर मास इज डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ एटम। ये दोनों चीज पे निर्भर करता है आपका मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल में दिया हुआ परमाणु की संख्या और परमाणु का वजन यानी परमाणु का द्रव्यमान प्लस नंबर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संख्या मल्टीप्लाई परमाणु का यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट या तो फिर कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर मास प्राप्त होता है। मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर वेट से भी हम लोग जानते हैं, फार्मूला वेट से भी जानते हैं, फार्मूला मास से जानते हैं, कंपाउंड वेट के नाम से भी जाना जाता है, कंपाउंड मास के भी नाम से जाना जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर आप मॉलिक्यूलर मास को वैल्यू लिख देते हैं कि आपका 46 आया तो 46 क्या चीज में आएगा? ग्राम में। यानी कि मॉलिक्यूलर मास को हम लोग एक्सप्रेस क्या चीज में करते हैं? तो ग्राम में करते हैं। समझ गए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अगर मान लिया जाए कि कोई पदार्थ है और उस पदार्थ का वजन या द्रव्यमान आपके पास दिया हुआ है तो उस द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आप चीनी लेने के लिए गए और कहे कि 50 ग्राम चीनी दीजिए, 50 ग्राम चीनी दीजिए, तो चीनी का वजन कितना बता रहे हैं? 50 ग्राम। यानी कि ये भी एक प्रकार का चीनी का क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है। अब देखिए यहां पर कहा जाता है कि जितने भी मॉलिक्यूलर मास होते हैं किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का, उसमें कहा जाता है आपका कि उसको तुलना किया जाता है क्या चीज से? तो कार्बन 12 समस्थानिक से। यानी कार्बन के समस्थानिक से एटॉमिक मास, कार्बन के एटॉमिक मास से तुलना करके मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे अब देखिए कोई एग्जाम्पल अगर आपको दे दे कि मॉलिक्यूलर मास भैया आपको निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालिएगा इसका देखा जाए। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है या फार्मूला वेट कितना होता है, या तो फिर कह दे इसका कि आपके पास कंपाउंड वेट कितना होता है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे देता है फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, वेट या क्या बोल सकता है? मास। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। यानी कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। इससे आपको दो चीज का वो थ्योरी ले लिया। पहला बात कि अगर आपको ग्लूकोज का सूत्र याद है तभी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाइएगा। उसके बाद अगर आपको एटॉमिक मास याद है तभी आप क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास याद, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। यानी यहां पर पता चल रहा है बाबू कि कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन का 6 परमाणु आपस में मिलता है तो ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये जनरल याद भी कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लोग गर्मी में ये क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं। ग्लूकोज लेने के लिए जाइएगा, पढ़ा लिखल दुकान में जाइएगा, जो दुकानदार पढ़ा लिखा होगा वो पूछेगा ग्लूकोज लेने आए हैं तो बोल कि हाँ, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो बताइएगा C6H12O6। अब इसका कह रहा है क्या चीज कि मॉलिक्यूलर मास बताइए, मॉलिक्यूलर मास बताइए या मॉलिक्यूलर वेट बताइए। बताइए कार्बन का वेट 12 होता है मल्टीप्लाई 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 6, 12 छक्का प्लस 16 छक्का। बताइए 6 व 2 8 2 10, 9 1 10 17 एक हथवा वाला 18। ग्लूकोज का कितना ग्राम आ गया? 180 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 180। कोई दिक्कत? अब कह देगा यही चीज कि बताइए भैया ग्लूकोज के बाद हमको शुगर का, तो बताइए शुगर का क्या होता है? चीनी का सूत्र होता है C12H22O11।
यानी कार्बन का 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 11, इसको जोड़ करके जितना आएगा इतना ग्राम चीनी का मॉलिक्यूलर मास आएगा। कोई दिक्कत? अब यही मॉलिक्यूलर मास से आगे न्यूमेरिकल में आपको सिखाएंगे कि अगर आपके पास 180 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, समझना पीछे वाला न्यूमेरिकल काम में अब आएगा। 180 ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो बताइए कि हाइड्रोजन का प्रतिशत इसमें कितना होगा। ग्राम की बात नहीं कर रहा है, ग्राम तो तुरंत बता दीजिएगा कितना ग्राम, 12 ग्राम। तब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 12/180 मल्टीप्लाई 100, जितना आएगा प्रतिशत के रूप में इतना प्रतिशत आपका ये हो जाएगा। अगर कह दे कार्बन का प्रतिशत, तो कार्बन का वजन कितना आपके पास था, 12 छक्का 72, यानी कि 72/180 मल्टीप्लाई 100। समझ गए कहने का मेरा मतलब? जैसे चीनी में आपका कह दे कि C12H22O11 ये फलनवा ग्राम के बराबर है, तो बताइए कि इसमें आपका ऑक्सीजन कितना प्रतिशत के रूप में होगा। ग्राम के रूप में कहेगा तब तो तुरंत बता दीजिएगा कि भैया 16 मल्टीप्लाई 11 जितना आएगा 176 आता है शायद, तो 176 ग्राम आपका क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन कहेगा 176 ग्राम कितना प्रतिशत के रूप में है, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, पहले ऊपरे ग्राम उसके बाद नीचे टोटल के ग्राम मल्टीप्लाई 100। चलिए समझ में आया? चलिए पढ़े मन लग रहा है न्यूमेरिकल? चलिए देखिए पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर आया है आपके पास लॉ ऑफ एवोगाड्रो या एवोगाड्रो लॉ। अब बात यहाँ पर ये ऐसा है कि ये नियम गैलुसक लॉ के बाद पढ़ना था, उसके बाद हम लोग को पढ़ना था ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। लेकिन पहले हम लोग पढ़ लिए क्या चीज, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद अब आया है एवोगाड्रो लॉ। क्योंकि एवोगाड्रो लॉ बताने के बाद हम चालू करेंगे एवोगाड्रो नंबर। समझ गया? ये दोनों आपस में जैसा सिमिलर होते हैं कुछ, तो समझ में अच्छा आ जाता है। अब देखिए कहा जाता है सबसे पहली बात कि एवोगाड्रो का नियम बनाया गया था कब और किस वैज्ञानिक ने एवोगाड्रो नियम को प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर सेकंड लाइन थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका कि लॉ ऑफ एवोगाड्रोस is related from gaseous law. The law is named after Avogadro in 1811. देखिए यानी एवोगाड्रो का नियम गैस से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? गैस से। यानी कि जब भी एवोगाड्रो लॉ की बात की जाती है तो ये गैसीय आयतन या गैसीय सब्सटेंस के बारे में बताता है। इसका मतलब है कि गैलुसक नामक वैज्ञानिक ने भी वहां पर आपको वॉल्यूम ऑफ गैसियस के बारे में बताया था, गैसियस वॉल्यूम के बारे में बताया था। उसके बाद जस्ट तुरंत आते हैं यहाँ पर ये एवोगाड्रो बाबा, और एवोगाड्रो बाबा बताते हैं किसके बारे में, एवोगाड्रो लॉ के बारे में, जिसमें बताया जाता है कि जो हम नियम दे रहे हैं ये गैस से संबंधित है। फिर कहा जाता है कि एवोगाड्रो का पूरा नाम क्या था, एमिडो एवोगाड्रो, एमिडो एवोगाड्रो, एमिडो एवोगाड्रो इनका पूरा नाम था। और ये नियम का खोज कब हुआ था, 1811। यानी एवोगाड्रो नियम के बारे में आपसे कहे, एवोगाड्रो नंबर अभी नहीं बात कर रहे हैं, एवोगाड्रो नियम यानी एवोगाड्रो लॉ की बात किया जा रहा है। तो एवोगाड्रो लॉ किस चीज से संबंधित है आपका, तो गैस से संबंधित है। गैस के बारे में नियम बताया गया था। फिर कहा जाता है कि इस नियम का खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे, एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने। और इस नियम का प्रतिपादन कब हुआ था, 1811। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कहा जाता है कि ये एवोगाड्रो बाबा गैसीय के बारे में यानी गैस पदार्थ के बारे में क्या बात बताए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ इस थ्योरी को ढंग से पढ़ते हैं और समझते हैं, इसी में आपका राज छुपा हुआ है तोड़ तोड़ के। इस नियम के अनुसार
समान ताप एवं दाब पर, यानी कि इस नियम के अनुसार एक चीज तो भैया कांस्टेंट कर दिया गया, वो क्या चीज? समान ताप एवं दाब, यानी प्रेशर और टेम्परेचर को इस बाबा ने कांस्टेंट रखा। पर यदि किन्हीं गैसों का समान आयतन लिया जाए, किसी गैस का समान आयतन लिया जाए, यानी कि बराबर आयतन लिया जाए, तो उस समान निश्चित आयतन की गैसियों के अणुओं की संख्या सभी के लिए समान हो जाती है। इसका मतलब, इनका कहने का मतलब ये था, इसी को हम लोग यहाँ पे दूसरा लाइन में भी लिखे, देख लीजिए। समान ताप पर सभी आदर्श गैसों का समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज एवोगाड्रो लॉ, यानी एवोगाड्रो लॉ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि समान ताप एवं दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन के कणों या अणुओं की संख्या बराबर होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो लॉ, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एवोगाड्रो लॉ। देखिए यहाँ पर बताया गया कि रिएक्टेंट के तरफ यहाँ पर जितना अणु या परमाणु या कण की संख्या है, तो हाइड्रोजन के कितना संख्या? 2 संख्या, और क्लोरीन की यहाँ पर कितना संख्या? 2 संख्या। मोल की बात नहीं अभी कर रहा है, अभी सिर्फ संख्या के बारे में बोल रहा है। तो कहा कि अगर हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी कि एक स्थिर टेम्परेचर दिया जाए और एक स्थिर प्रेशर दिया जाए, तो इसमें जितना भी मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन का, इसमें जितना आपका एटम होगा क्लोरीन का, इसमें जितना एटम होगा हाइड्रोजन का, ये सभी मिल करके एक नया गैसीय पदार्थ बनाएंगे, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ गए? अब कहा गया कि एवोगाड्रो के नियम से संबंधित कुछ यहाँ पे बात और है, जैसा देख लेते हैं। एवोगाड्रो लॉ स्टेट्स दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटी। देखिए कभी कभी आपको जब आईआईटी वगैरह या नीट का एग्जाम दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डालता है कि किस ये टेम्परेचर और प्रेशर पे, किस प्रकार के टेम्परेचर प्रेशर पे जो गैस का वॉल्यूम होते हैं वो इक्वल होता है। तो आपको लिखना होगा क्या चीज? एसटीपी, यानी कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे कहता है कि किस प्रकार के यहाँ पर किस प्रकार के नियम के अनुसार सभी गैसों का आयतन समान होता है, और वहाँ पे ऑप्शन में दे रहेगा द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, फलना चिलना ढेकना मिटना सिटना पिटना। समझ गए? अब जिसमें ये चीज आपको मिलेगा कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? एसटी। जैसे समझ लो ये हमारा बड़ा सा कंटेनर है, क्लासरूम है, ठीक है। इस कंटेनर में हम क्या किए हैं कि जैसे हम मान लो कि टेम्परेचर और प्रेशर एकदम बराबर लगाए, कि जितना भी आपको नजर आ रहा है सब एटम नजर आ रहा है। एक मॉलिक्यूल है क्लास 11 का, यानी क्लास 11 एक कंपाउंड हमारे पास है। अब क्लास 11 कंपाउंड में कहेंगे कि टोटल हमारे पास इसमें कितना कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, तो भैया यहाँ पे 40 या 50 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है। सपोज दैट तो 40-50 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, यानी कि कण हमारे पास है। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर निश्चित कर दिया गया है, जैसे मान लिया गया कि यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग आ रहे हैं नॉर्मल, हम पूछ रहे हैं नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, आप जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आपकी अणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर रहेगी। कोई टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा, गैस बनकर के ऊपर नहीं जाएगा। समझ गए? ज्यादा उसमें टेम्परेचर प्रेशर लग नहीं रहा है, तो चुपचाप बैठ के पड़ेगा। सपोज मान लो कि बच्चा बैठा हुआ है, टेम्परेचर कहीं हम बढ़ा दे रहे हैं, हम अपना मार के गाली गलौज पूरा कर रहे हैं, तुम लोग लप
थप्पड़ गिर रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ गया और प्रेशर भी बढ़ गया, यानी कि मान के एनहू से टुकिया रहे, एनहू से टुकिया रहे, तो बताइए लड़के ने टिकेगा? जितना भी कुछ अब यदि कण होंगे वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास अणुओं में या परमाणुओं में अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर लगता जाए तो हमारा अणु जो है वो बराबर आयतन के रूप में रहेगा। जितना आयतन के रूप में रहेंगे 40 लीटर के रूप में है तो 40 लीटर के रूप में रहेगा, 40 ग्राम के रूप में है तो 40 ग्राम के रूप में रहेगा, ना कि बढ़ जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दें, डेली होमवर्क दें, डेली एकदम रताड़े एकदम कस के जूता चप्पल खोल के बारे लगे, समझ गया, मार के इसे पकड़ के हीरो वाला स्टाइल में जो आगे लगे, समझ गया, तो बताइए वहां पर क्या होगा? हमारा जो अणु होंगे, एटम होंगे, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कि टेम्परेचर प्रेशर अनिश्चित हम कर देंगे, निश्चित नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि हमारा सब गैस क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, यानी गैस का आयतन हमारा डब आ जाए, कोई के 3, कोई के 4, कोई का 5, कोई का 6, वैसे हो जाए। अब देखिए यहाँ पर यही बात को बताया है कि एवोगाड्रो लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर कहा गया कि एवोगाड्रो का नियम के अनुसार बताया गया कि सभी गैसीय पदार्थ एसटीपी पर समान अणु की संख्या रखते हैं, यानी कि अगर समान टेम्परेचर और प्रेशर हो तो हमारा गैस के जो अंदर अणु है, परमाणु है, वो कांस्टेंट ही रहेगा, स्थिर ही रहेगा। जितना आयतन में आप उसको डालोगे उतना ही आयतन के रूप में आपका रह जाएगा। अब देखिए एक बात है, इसका एग्जांपल तब घरेलू है, गैस भरा तो तुम लोग देखा होगा बड़का सिलेंडर में। देखो जैसे मान लिया जाए पहले क्या होता था, मतलब आज से 10 साल पहले की बात है, लोग तो क्या देखते थे कि छोटा सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर, तो छोटा सिलेंडर और बड़ा सिलेंडर जैसे करके नुकीला पदार्थ लगा के हिला दिया जाता था, अब गैस उसमें भरता था, बार बार ऐसे करके चेक करता था। तो बताइए कि 14 लीटर का सिलेंडर बड़का हमारे पास, वहां पे प्रेशर उसका क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसमें से क्या होता था, गैस कुछ बाहर निकल जाता था। अब क्या सिस्टम लगा दिया गया कि भैया यहाँ से खोलने वाला है, समझ गए, अब खोलते हैं बड़का सिलेंडर से छोटा सिलेंडर में भरने के लिए, तो प्रेशर यहाँ से निकलता है, प्रेशर एक प्रेशर के साथ स्थिर प्रेशर के साथ जाता है, और छोटा सिलेंडर में जितना गैस हमको चाहिए आराम से हम भर लेते हैं ना, उसमें गैस की बर्बादी होती है नहीं, यानी कि निश्चित अगर प्रेशर हमारा मिलेगा तो यहाँ से जो गैस निकलेंगे वो यहाँ पर भी निश्चित अनुपात में जाएंगे। लेकिन अगर प्रेशर यहाँ पर उचड़ खबड़ हो जाए, उबड़ खबड़ हो जाए, ज्यादा कम हो जाए, तो हमारा गैस या तो ज्यादा भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है। अब बताइए यहाँ मशीन वाला सिस्टम नहीं लगाते, प्रेशर मीटर नहीं लगाया होता, यहाँ पे वैसे पाइप नहीं लगा के भरते, उठा के भरते, तो पता चलता है कि कुछ गैस ऐसे करने में निकल गया 50 ग्राम, साइन करने में, समझ गए। तो इस कारण से कहा जाता है कि एवोगाड्रो लॉज के द्वारा एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया गया है, यानी एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने इसको मेजरमेंट करने के लिए एक फार्मूला को ड्राइव करता है। उस फार्मूला को कहा जाता है V/N बराबर K, V/N बराबर K। इसका मतलब हुआ कि V का मान यदि बढ़ता है, V का मान बढ़ता है तो N के मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N कहने का मतलब कि ये हमारा समानुपाती है। ये क्या है, समानुपाती है। अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ाते हैं तो अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि एक कंटेनर है गैस का, एलपीजी का सिलेंडर है, एकदम घरेलू लाइफ से मतलब जोड़ के देखो तुरंत सीखा, एक सिलेंडर आपके पास, अगर मान लिया जाए कि आपके पास बड़ा सिलेंडर 14 केजी वाला है, उसमें आप क्या किए हैं कि 1 किलो गैस डालें, 1 किलो गैस डालें, यानी अमाउंट ऑफ गैस आपके पास कितना केजी है, 1 केजी या 1 लीटर के रूप में। अब बताइए तो इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 1 लीटर के रूप में। सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ गैस की बात किया जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस भी कितना हो जाएंगे, 1 लीटर के रूप में। लेकिन अगर हम मान
मान लिया जाए कि उसमें 12 किलो या 10 किलो गैस डाल दें तो उसमें गैस के अणु की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो गैस के जब अणु की संख्या बढ़ेगा तो बताइए कि वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ जाएगा। पहले 1 किलो था, उठा के टांग के लेके जा रहे थे, अब 10 किलो और वजन बढ़ गया, यानी कि 9 किलो वजन बढ़ गया है। तो बताइए जरा सा भारी लगेगा आपको। तो यही चीज बताया है कि अगर आपका गैसीय पदार्थ का अमाउंट बढ़ता है, कोई गैसीय पदार्थ है, एक प्लास्टिक में मान लो कि 1 किलो गैस ले जा रहे हो, समझ गए, बंद कंटेनर में, तो ये हल्का लगेगा क्योंकि इसका वजन कम है, वॉल्यूम कम है। क्यों कम है? क्योंकि भैया इसका अमाउंट ऑफ गैस क्या है, कम है, डिक्रीज है, यानी ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा। अगर हमारा अमाउंट घटेगा तो हमारा वॉल्यूम भी, वजन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आयतन भी घट जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा अमाउंट बढ़ता है, मान लो यहाँ 15 किलो का गैस है या किसी कंटेनर में प्लास्टिक में भर के हम गैस लेके जा रहे हैं 15 किलो वाला, तो बताइए यहाँ पे वजनदार लगेगा, यही वाला क्या लगेगा, हल्का लगेगा। इसका मतलब हुआ कि जब आपका अमाउंट ऑफ गैस बढ़ेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात किस वैज्ञानिक ने बताया था, एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक। अब देखिए यहाँ पर के को कह दिया कि भैया कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर होगा। जैसे 1 केजी सिलेंडर में, सॉरी 14 किलो वाला सिलेंडर में हम 1 केजी गैस डालते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो उसमें मॉलिक्यूल होंगे गैस के, वो प्रेशर बहुत ही क्या लग रहा हो, कम लग रहा हो, समझे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि 14 किलो का 14 किलो आपके घर में गैस आया है, एकदम नया नया ताजा ताजा फ्रेश माल, समझ गए। अब क्या हुआ कि उसको तनी सुई से उड़िएगा ना तो मुझे लगेगा कि बलवा के फेंक रहा है, नहीं फेंकता है। इसका मतलब कि भीतरे जो उसके अंदर गैस है उसके अणु के बीच में कहा जा रहा है कि एक दूसरे के बीच में प्रेशर क्या है, ज्यादा है। वो बेचारा सोच रहा है कि कोई हमारा ठेले की हम ऊपरे निकले, समझ गया। तो आपके पास ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर करने का मतलब कि किसी भी कंटेनर में अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं तो उसका वॉल्यूम ऑफ गैस और अमाउंट ऑफ गैस वहां पर आपका इस रूप में काम करेंगे, ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। और इसके लिए एक फार्मूला लगाया गया V/A बराबर के, और यहाँ पर इस तरीका से V अगर निकालना है, N निकालना है तो जो निकालना है आपको निकल जाएगा फार्मूला के माध्यम से। जैसे N के बराबर 1 किए, ये V बराबर N के हो गया, N के हो जाएगा। K का कोई STP का वैल्यू दिया हुआ रहता है कि आपके पास इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना प्रेशर है, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। चलिए अब देखते हैं इसी चीज को डायग्राम से। देखिए एवोगाड्रो लॉ को एक डायग्राम से समझते हैं। ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा टीचर क्या है कि इसको नॉर्मल वे में लिख के छोड़ देता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे जिससे कुछ अलग मैसेज जाए दुनिया में। देखिए भैया सबसे पहले एगो क्या करते हैं कि ऐसे बनाते हैं कंटेनर। अब देखा जाए यहाँ पे कंटेनर है और इस कंटेनर को हम क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए। इस कंटेनर को क्या कर दिया गया, बंद। इसके अंदर में मान लिया जाए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि हीट। अब बताइए जब इसको हम हीट देंगे यानी ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा से इसके अंदर में क्या चीज उत्पन्न हो जाएगा, प्रेशर उत्पन्न होगा। यानी कहने का मतलब कि ऊष्मा से हमारा क्या उत्पन्न होगा, कभी देखे भाप बनते, टेम्परेचर से प्रेशर उत्पन्न होता है ना। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कि सपोज दैट इसमें हम 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डाले, 2 हाइड्रोजन का परमाणु डाले, एटम डाले, और 2 क्लोरीन परमाणु डाले। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स किए हैं। तो बताइए कि इसमें आप
क्या चीज का निर्माण करेगा? यानी कि जितना परमाणु हम डाले हैं उतना ही हमारा गैस के रूप में बनेगा, अमाउंट बनेगा। यानी कि जितना अमाउंट डाला गया उतना ही अमाउंट आपस में मिल करके एक नया आयतन वाला पदार्थ बना दिया, जिसको हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या चीज? 2 वॉल्यूम। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम और यहाँ पर क्लोरीन का 1 वॉल्यूम, ये दोनों मिल करके कितना बना दिए? 2 वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब कि ये हमारा हीट और प्रेशर यहाँ पर क्या चीज है आपका? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर दिया गया है। तो एक आपका मान लो कि यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जा रहा है, इसके अंदर में मान लो कि 110 से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जा रहा है, वायुमंडलीय दाब दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो बना है नया पदार्थ वो H2Cl2 मिलने के बाद यहाँ पर 2 वॉल्यूम में बन चुका है। यानी कि अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो N भी बढ़ेगा, N बढ़ेगा यानी कि नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सपोज दैट मान लो कि 3 वॉल्यूम में रहता और ये वाला भी आपका 3 मोल में रहता, 3 वॉल्यूम में रहता, तो बताइए 3 वॉल्यूम प्लस 3 वॉल्यूम मिलकर के कितना वॉल्यूम बना देते? 6 वॉल्यूम बना देते। या तो फिर इसको हम 6 वॉल्यूम नहीं तो कितना वॉल्यूम में कम से कम बनाता? 3 वॉल्यूम में बनाता। तो बताइए पहले 2 वॉल्यूम में था, कितना वॉल्यूम में आ गया? 3 वॉल्यूम। यानी कि जैसे ही अगर हम हाइड्रोजन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, उसका मात्रा बढ़ाते हैं, क्लोरीन का मात्रा बढ़ाते हैं, तो हमारा ये वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया, तेल भी बढ़ गया, कोई दिक्कत? चलिए, कहा जाता है अवोगाड्रो का नियम। अवोगाड्रो का नियम का तो एक बहुत इसका सुंदर सा उपयोग आया है, वो किसमें आपका एटॉमिसिटी निकालने के लिए। क्या चीज निकालने के लिए? एटॉमिसिटी। अब ये एटॉमिसिटी होता क्या है, इसी से आप समझ लो। एटम सिटी, शहर में जितना परमाणु रहता है उसकी संख्या को क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। एटम प्लस सिटी, सिटी में जितना एटम रहते हैं उस एटम को हम क्या कह देते हैं? एटॉमिसिटी। समझ गए? मान लो कि गोला पर में एटम हमको 10-20 को नजर आ गया, समझ गए? रोड पर निकले एटम हमको 10-20 को दिखाई दे दी, अब कह दिए कि भैया गोला पर 10-20 को एटॉमिसिटी है, समझ गए? यानी कि जितना एटम की संख्या होता है वही का कहला जाता है एटॉमिसिटी। कोई दिक्कत? यानी कि एक अणु में जितना परमाणु उपस्थित होता है उस परमाणु को हम क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। जैसे देखो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन किस रूप में रहता? 3H2। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना यहाँ पर है दोस्त? 6 है ना? तो बताइए इसका एटॉमिसिटी क्या हो गया? अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल को जरा सा समझाने का प्रयास किए हैं, एक एग्जाम्पल से समझिएगा। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस को मिलाने पर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl होते हैं। इसको हम बेली एसिड के नाम से जानते हैं, जिसको पेट अम्ल कहा जाता है, हिंदी में कहें तो अमाशय अम्ल भी कहा जाता है। अब देखो, माना गया कि हमारा हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम में? 1 वॉल्यूम, और क्लोरीन कितना वॉल्यूम में? 1 वॉल्यूम। यानी कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1 और क्लोरीन का वॉल्यूम 1 आपस में मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड का वॉल्यूम 2। यानी कि देखिए H2 हाइड्रोजन हो गए, क्लोरीन Cl2 हो गए, ये दोनों जब आपस में मिला तो क्या बन गया? 2H। अब देखिएगा कि इसको हम अगर इस प्रकार से लिखें, एक यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर बताइए कि इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 1/2, 1/2। यहाँ पर आपका 1 लिखा हुआ 1 मोल, तो इसको क्या किए? 1/2। यानी कि आपके पास कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। आधा मॉलिक्यूल का ये हो गया और आधा मॉलिक्यूल का ये हो गया। अब आधा मॉलिक्यूल प्लस आधा मॉलिक्यूल मिलकर के कितना मॉलिक्यूल बना दिया? 1 मॉलिक्यूल बना दिया HCl के रूप में।
अब कहता है कि आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में, आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में कितना एटम उपस्थित है? तो आधा मॉलिक्यूल में आपका हाइड्रोजन की एटम कितना होगी? एक एटम होगी। यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बराबर 2 एटम। जनरली हम लोग जानते हैं कि H2 के पास कितना एटम होता है? 2। तो मुख्य रूप से इस नियम को पालन करते हुए चलेंगे, ये आपका आंसर रिप्रेजेंट कर देगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बराबर 2 एटम। तो बताइए कि एटॉमिसिटी कितना हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का इतना ही, क्योंकि ज्यादा में दिक्कत हो जाए। चलिए डंडा निकालिए जरा।